Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Study Law with Siraj. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the third and most important topic of UK Constitution which is rule of law. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। इन ऑल टाइम्स द कर्सिव पावर ऑफ द स्टेट यूज टू अप्रेस द इंडिविजुअल्स। पुराने वक्तों में क्या होता था कि जो स्टेट के पास पावर्स होती थी वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो लोगों पर जुल्म और जबर करते थे, उनकी जब दिल चाहता वो टैक्सेस लगा देते, उनका जब दिल चाहता वो किसी को कैद कर लेते, उनका जब दिल चाहता वो किसी को सज़ा दे देते। तो ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूके में। To solve this problem, the doctrine of rule of law was introduced in the British Constitution। तो इस मसले को हल करने के लिए रूल ऑफ लॉ की जो डॉक्ट्राइन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुई। The rule of law is a fundamental doctrine by which every individual must obey and submit to the law and not arbitrary action by other people or groups। अब ये जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन है ये क्या कहती है कि हर शख्स जो है वो अपने किए हुए काम का जवाबदेह है लॉ को, ना कि किसी या दूसरे इंसान को या फिर लोगों के किसी ग्रुप को। वो सिर्फ जवाबदेह है लॉ को। अगर वो कुछ भी करेगा वो जवाब देगा लॉ को, ना तो किंग को जवाबदेह है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सिर्फ लॉ को जवाबदेह है। इन एसेंस नो वन इज अबव द लॉ, मतलब कि कोई भी शख्स अब लॉ से अबव नहीं है। हर शख्स जो है वो लॉ की नज़र में बराबर है। द नोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द मिडल एजेस, के रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो मिडल एजेस से जो है निकला है। हम इसको हिस्ट्री में देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटिश पीपल वर स्ट्रांगली बिलीव इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। द किंग वॉज गिवन द पावर टू गवर्न द पीपल बाय डिवाइन अथॉरिटी गॉड। दिस थ्योरी प्रोपेगेट्स दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग इज अबव द लॉ। तो जो ब्रिटिश के लोग हैं वो डिवाइन थ्योरी पे बड़ा यकीन करते थे। अब ये डिवाइन थ्योरी क्या है? सदियों पहले ब्रिटिश के लोग जो हैं वो समझते थे कि जो किंग है उसे पावर्स जो हैं वो खुदा की तरफ से दी गई हैं। तो उससे जो जितनी भी पावर्स हैं वो खुदा की तरफ से देकर भेजा गया है। वो कुछ भी गलत काम कर सकता है और उसे कोई भी नहीं पूछेगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, उसमें जो किंग या क्राउन के पास जो पावर्स होती थी, किंग या क्राउन का जब दिल चाहता वो किसी को गिफ्ट दे देता, जब दिल चाहता वो किसी को टैक्स लगा देता, जब दिल चाहता वो किसी को कैद कर लेता। तो उसकी पावर्स पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो कुछ भी गलत कर सकता था और उसे कोई भी पूछने वाला ना था। तो ये प्रैक्टिस जो है वो सदियों से चली आ रही थी यूके में। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में जो है एक मुगल बादशाह रह चुके हैं जिनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो सब एक बार वो सुबह सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि जितने भी दरबार में लोग हैं, मर्द हजरात जो हैं वो लेडीज कपड़े पहन के आ जाए। तो वो सारे ही उनका हुक्म मानते हुए जो है वो लेडीज कपड़े पहन के आ गए। तो एक बार इस तरह से ही हुआ कि उसने जो है कहा कि जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए और जितने भी आज़ाद लोग हैं उनको कैद कर दिया जाए। मतलब कि वो कुछ भी कर सकता था। बताने का मकसद यही है कि किंग की पावर्स पे कोई कंट्रोल नहीं था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत से मसाइल पैदा कर रहा था वहां पे। द रूल ऑफ लॉ वाज फर्स्ट originated by Sir Edward Coke, the Chief Justice in England at the time of King James I। Coke was the first person who criticized the maxim of divine concept। He strongly believed that the king should also be under the rule of law। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये फर्स्टली डेवलप हुआ था। सर एडवर्ड कॉक थे जो कि चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के दौर में। वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिवाइन कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो है इसको क्रिटिसाइज किया था, इस पे तनकीद की थी। और वो पूरा यकीन रखते थे कि जो किंग है वो भी लॉ के अंडर होना चाहिए, किंग को भी लॉ की बात माननी चाहिए। किंग जो है वो अपने एक्ट के लिए जवाबदेह है लॉ को। फिर इसके बाद द रूल ऑफ लॉ लेटर डेवलप्ड बाय एविडाइसी इन हिज बुक इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885। इसके बाद जो है ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एविडाइसी ने अपनी बुक लिखी इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में। तो इसमें जो है उसने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। In the late Roman period, the view was established that royalty was above the law and subject only to the law of God and not the other man। रोमन पीरियड में क्या होता था कि उनके पीरियड में ये कॉन्सेप्ट था कि जो है रॉयलिटी जो है वो लॉ से अबव है। रॉयल किंग जो है वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है,
वो लॉ से अबव है और वो सिर्फ जो है वो खुदा को जवाबदेह है, ना कि किसी दूसरे इंसान को। The part 2, the institutionalism of the rule of law advanced and then at the time was weakened. फिर क्या हुआ कि इस वक्त में थोड़ी सी रूल ऑफ लॉ जो है एडवांस हुआ था, लेकिन फिर से ये वीक हो गया। इसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट हुई वो मैग्ना कार्टा के दौर में हुई, जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ 1215 में। The Magna Carta 1215 enshrined the principle that king was not above the law. Barons demanded that the King John accept the charter after a period of domestic unrest. Due to the king's focus on foreign war and his raising taxes to finance the war with finance, the final version of Magna Carta provides that no one is above the law. Taxes should not impose without the consent of barons. No one can send to prison without the fair trial. अब ये जो मैग्ना कार्टा था ये साइन हुआ 1215 में, किंग जॉन ने इसे साइन किया। जो बैरन्स थे वो उन्होंने डिमांड किया कि वो जो किंग है वो इनके चार्टर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो किंग है वो उसका फोकस था फॉरेन वार पे और वो टैक्सेस रेज कर रहा था, क्योंकि उससे जब जंग होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार वगैरह यूज़ करने के लिए और फिर फ़ौज वगैरह के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो पैसे कहाँ से ले रहा था? वो टैक्सेस की सूरत में लोगों से, आवाम से, बैरन से और फिर जो चर्च हैं वहाँ से पैसे जो है वो रेज़ कर रहा था, टैक्सेस रेज़ कर रहा था। तो फिर जो हमारे पास बैरन्स थे उन्होंने कहा कि आपको जो है हमारा चार्टर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप जो हैं हम पे ज़्यादा जुल्म ना करें, हम पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस ना लगाए। तो ये जो चार्टर था इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी शख्स जो है वो लॉ से अबव नहीं है, चाहे वो किंग है या फिर कोई आम सा बंदा, वो भी लॉ से अबव नहीं है। टैक्सेस शुड नॉट इम्पोज विदाउट द कंसेंट ऑफ बैरन, कि मतलब बैरन्स की मर्ज़ी के बगैर कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। नो वन कैन सेंड टू प्रिजन विदाउट द फेयर ट्रायल, कि किसी को भी प्रॉपर फेयर ट्रायल के बगैर जो है जेल में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो पिटीशन ऑफ राइट्स में हुई। Petition of Rights 1628 was a petition from barons to king to remind him the principles of rule of law established in Magna Carta. ये जो petition of rights साइन हुई थी 1628 में, ये एक पिटीशन थी बैरन्स की तरह से जिसने किंग को रिमाइंड करवाए थे वो रूल्स जो कि मैग्ना कार्टा में इस्टेब्लिश हुए थे, कि मैग्ना कार्टा में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को डेवलप हुआ था। तो फिर वो रूल्स जो है रूल ऑफ लॉ में जो लिखे गए थे, रूल्स जो लिखे गए थे उनको उसके माइंड में, किंग के माइंड में दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए ये पिटीशन ऑफ राइट 1628 में साइन हुई। तो इस पिटीशन में क्या लिखा गया? द प्रिंसिपल्स इन पिटीशन ऑफ राइट्स इंक्लूड नो फ्रीडम should be imprisoned or removed of his liberty without the appropriate judgment by his peers within the due process of law. No man should be ejected from his land, imprisoned or disinherited without being brought to answer by the due process of law. अब ये पिटीशन ऑफ राइट्स क्या कहती थी कि कोई भी शख्स जो है उसकी आज़ादी को ज़ब्त नहीं कर सकता। किंग जो है वो किसी भी बंदे को उसके हकूक से महरूम नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मतलब फेयर ट्रायल के थ्रू आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्प्रिजन करना हो या फिर किसी की लिबर्टीज़ को रिमूव करना हो तो वो आप फेयर ट्रायल के थ्रू कर सकते हैं या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू कर सकते हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो नो मैन शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड, कि किसी भी बंदे से उसकी ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी और ना ही किसी बंदे की जो इनहेरिटेंस है वो इजेक्ट की जाएगी और फिर ना ही किसी को गैर ज़रूरी तरीके से जेल में भेजा जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट एक्ट आया वो था एक्ट हेबियस कॉर्पस एक्ट 1679, specifically legislated for the fact that a detainee was entitled to be brought before the court subject his or her detention to judicial and hence legal security. अब ये जो हेबियस कॉर्पस एक्ट था जो कि साइन हुआ 1679 में, इसमें क्या कहा गया कि स्पेसिफिकली एक बात की गई कि अगर किसी बंदे को आपने जेल में कैद कर लिया है, ठीक है, उसको प्रिजन कर लिया है, डिटेन कर लिया है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चेक करे
कि उसकी जो डिटेंशन है वो लॉफुल है या नहीं है, और अगर तो वो लॉफुल नहीं है तो वो फिर जो कोर्ट है उसकी ड्यूटी है कि वो उसको रिलीज कर दे। ये बेसिकली जो है इंसान की, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को सिक्योर कर रहा होता है। नेक्स्ट है द बिल ऑफ राइट्स 1689। The Bill of Rights 1689 stated that law could not be made, repealed or suspended without the will of Parliament। अब ये जो बिल है, बिल ऑफ राइट्स 1689 में जो साइन हुआ, ये क्या कहता है कि कोई भी लॉ जो है वो ना तो बनाया जा सकता है, ना रिपील किया जा सकता है, और ना ही सस्पेंड किया जा सकता है विदाउट द विल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर। द क्राउन कुड नॉट बी मैनिपुलेट द कोर्ट सिस्टम एंड सब्जेक्ट वर नाउ एबल टू ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट मोनार्क। ये जो क्राउन है ये कोई भी कोर्ट सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो सब्जेक्ट है, जो आम लोग हैं, वो मोनार्क के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। द बिल ऑल्सो सेट आउट द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिटर्मिन द ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब ये जो बिल है इसने बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो बनाए जिनकी बेस पे रूल ऑफ लॉ को ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू प्लूटो, रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीम ऑन नेचर एंड नो बॉडी इज अबव द लॉ। अब प्लूटो के मुताबिक जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम है नेचर में, और कोई भी शख्स जो है वो लॉ से अबव नहीं है। और अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल कहता है कि लॉ शुड बी फाइनल सॉवरेन ऑफ द स्टेट। लॉ जो है वो आखिरी सॉवरेन होना चाहिए, मतलब कि जो फुल एंड फाइनल वर्जन होता है ना स्टेट का, वो लॉ होना चाहिए। नेक्स्ट है सर एडवर्ड कॉक के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब सर एडवर्ड कॉक के मुताबिक रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि किसी भी तरह की जबरी ताकतें जो हैं वो गवर्नमेंट पे अप्लाई ना हो। दिस फ्रेज वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज लॉ प्रिंसिपल डी लीगैलिटी, which means principle of legality, whatever the legal system principle called rule of law, which refers the government is based in the principle not on any individuals and according to law everyone will move। अब जो ये फ्रेज़ है रूल ऑफ लॉ, ये डिराइव हुई है एक फ्रेंच फ्रेज से लॉ प्रिंसिपल डी लीगैलिटी, जिसका मतलब ये है कि हर कोई जो है वो लॉ के इक्वल है। हर किसी को लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो लीडर्स हों या फिर गवर्नमेंट हो। ये लॉ जो है वो हर एक पे अप्लाई होगा और एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। अब देखते हैं कि डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ क्या है। In United Kingdom, the rule of law, at least historically, has been closely related to the A.V. Dicey. The rule of law doctrine was later developed by A.V. Dicey in his book Introduction to the Law of Constitution 1885. अब ये जो रूल ऑफ लॉ की जो डॉक्ट्राइन है ये A.V. डाइसी से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि इसने अपनी एक बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में, जिसमें उसने रूल ऑफ लॉ को डिफ़ाइन किया था। According to him, no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for distinct breach of law, and no man is above the law। अब इसके मुताबिक जो है किसी भी शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि उसने किसी लॉ को तोड़ा हो, या फिर उसने कुछ गलत किया हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर दिया हो जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने कुछ ऐसा ना किया हो जो कि लॉ ने कहा हो कि आपने करना है और उसने वो करने से मना कर दिया हो। अकॉर्डिंग टू डाइसी, इन दी लाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, द रूल ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द ट्विन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब डाइसी के मुताबिक जो है ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये भी एक पिलर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पे ये सारे का सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोपोज्ड बाय A.V. डाइसी आर। अब A.V. डाइसी ने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो कि इंट्रोड्यूस किए थे रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड। फर्स्ट है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी हर कोई लॉ की नज़र में बराबर है। और थर्ड है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल पीरियड, जिसको हम एक एक करके अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू डाइसी, रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइड डिस्क्रेशनरी पावर्स। इट मीन्स द एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब जो डाइसी ने पहला असूल दिया वो है
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून की मुकम्मल बालादस्ती होगी। अब हुक्मरानों के पास जो है वो इतने इख्तियारात नहीं है कि वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करे। इनके इख्तियारात को वसी से महदूद कर दिया गया है रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन से। This in a sense means that no man can be arrested, punished or lawfully made to suffer in body or in goods except by due process of law and for breach of law established in ordinary legal manner before the ordinary courts of land. इसका बुनियादी मतलब ये है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी और ना ही उसकी जान या माल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब तक कि ये सारा कुछ जो है वो कानून के तरीक़ाकार के मुताबिक ना हो जाए। इसी तरह से किसी भी शख्स को जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी अगर उसने किया है, ब्रीच ऑफ लॉ किया है, किसी भी कानून को जो है वो तोड़ा है, तो उसको जो है सज़ा दी जाएगी। और अगर उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया तो उसको किसी भी तरीके से सज़ा नहीं दी जाएगी। और अगर सज़ा दी जा रही है तो वो आम अदालतों में कानून के तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ। डाइसी's second principle of rule of law concerns equality. Every man, whatever be his rank or condition, is subject to ordinary law of the realm and amendable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. अब जो डाइसी का दूसरा असूल है उसमें उसने कहा कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो कोई अमीर है, गरीब है, बादशाह है, हुक्मरान है, किसी भी तरह का कोई भी इंसान है, तो लॉ की नज़र में सब बराबर हैं कि यानी किसी भी इंसान का, चाहे उसका रैंक कोई भी हो, उसकी कंडीशन कोई भी हो, वो सारे आम अदालतों के दायरे इख्तियार में आते हैं। He stated that any encroachment on the courts and any restriction on the subject's unimpeded access to them are bound to jeopardize his rights. अब डाइसी ये भी कहता है कि अदालत के मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करनी और ना ही किसी इंसान को रोकने आपने कि वो अदालत तक रसाई हासिल करे। और अगर वो आप उसको रोकते हैं, उसकी रसाई हासिल करने को रोकते हैं, तो आप उसके राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, यानी कि हर इंसान को अदालतों तक रसाई का हक है। थर्ड है प्रोमिनेंस ऑफ लीगल पीरियड। Dicey observed that in many countries, rights such as right to personal liberty, freedom from arbitrary arrest, freedom to protest, etc. are guaranteed by a written constitution. In England, it is not so. अब डाइसी क्या कहता है कि डाइसी कहता है कि मैंने मुशाहदा किया है कि बहुत से ममालिक में ऐसा होता है कि जितने भी हकूक़ होते हैं, जैसा कि एहतजाज का हक़ है, आज़ादी का हक़ है और इस तरह से जितने भी हकूक़ हैं वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना उनकी ज़मानत दी जाती है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन इंग्लैंड दोज राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन इन कॉन्क्रीट केसेस दैट हैव एक्चुअली अराइजन बिटवीन द पार्टीज़। इसी के मुताबिक इंग्लैंड में ये जितने भी राइट्स बनते हैं ये सारे जुडिशियल डिसीजंस का नतीजा है, जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान किसी भी कन्फ्लिक्ट की सूरत में राइट से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। Thus he emphasized that the role of courts of law as guarantor of liberty and suggested that the rights would be secured more adequately if they were enforceable in the court of law than by mere declaration of those rights in a document. डाइसी ये कहता है कि अगर हम राइट्स को एक डॉक्यूमेंट में लिखने की बजाय उनको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू हम इन्फोर्स करवाएं तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के राइट्स को महफूज करेगा। नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एज पर डाइसी। डाइसी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के फीचर्स क्या हैं? बेसिक फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ आर एज फॉलोज। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेशल राइट फॉर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जितने भी लॉज हैं वो सारे जितने लॉज जो हैं वो सबके लिए हैं, कोई भी लॉ किसी भी ख़ास बंदे के लिए नहीं बनाया गया। जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो सबके लिए इक्वल ही हैं। Law does not recognize any distinction between one and the other person on the basis of religion, race और sex etc. मतलब कोई भी लॉ जो है वो लोगों के दरमियान तफर्रुक को जो है ना वो बयान नहीं करता। यानी जितने भी लॉज हैं वो इस चीज़ से बालातर होकर बनाए गए हैं कि किसी शख्स का मज़हब क्या है, किसी शख्स की नस्ल क्या है, किसी शख्स का जेंडर क्या है। तो ये जितने भी लॉज हैं वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, अमीर है, गरीब है, बादशाह है, गुलाम है, सबके लिए लॉज जो हैं वो एक जैसे हैं। नेक्स्ट है नन इज पनिश्ड विदाउट अ प्रॉपर फेयर ट्रायल। किसी को भी फेयर ट्रायल के बगैर पनिश नहीं किया जाएगा। ऑल विल बी ट्राइड बाय सेम कोर्ट अंडर द सेम लॉ।
सबको एक ही अदालत में एक ही कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी या उनका ट्रायल किया जाएगा। द रूल ऑफ लॉ डज नॉट गिव स्कोप टू एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्रेरी पावर्स टू द एग्जेक्टिव। हुक्मरानों को अपनी पावर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, यानी वो अपनी मर्ज़ी से अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वो उतना ही इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी गैर जानिबदार अदलिया जो है वो हर एक का हक है। नो पर्सन शुड बी सफर्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, यानी किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जाएगी सिवाय इसके कि उसने कोई भी किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी की हो। हैं जी मेरिट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। इट रिवर्ट्स टायरनी और एनार्की। अब ये टायरनी क्या होता है? टायरनी का मतलब होता है कि एक ही बंदे के पास बहुत सारी पावर्स का आ जाना, और एनार्की और इस पावर्स पे किसी का कंट्रोल भी ना होना। तो ये जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन है ये इंश्योर करती है कि किसी भी माशरे में इंतशार और बदनज़मी ना हो, हर एक को लॉ को मानना पड़े, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इट प्रोवाइड सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये लोगों के हकूक़ की हिफाजत करती है। ये जो डॉक्ट्राइन है रूल ऑफ लॉ ये लोगों के हकूक़ की हिफाजत करती है ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। इट पुट्स लीगल बैरियर्स टू गवर्नमेंटल आर्बिट्रेरीनेस, ये अब हुक्मरानों की मनमानी पर भी पाबंदियां लगाती है कि कोई भी हुक्मरान है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए काम करेगा। इट गिव्स फ्रीडम टू जुडिशरी टू कंट्रोल एक्सक्लूसिव हु एक्सीड देयर जुरिस्डिक्शन, अब ये अदलिया को इख्तियार देती है कि वो इख्तियारात के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को, नाजायज़ इस्तेमाल को रोके। जजेस के पास जो है ये पावर होती है कि वो किसी भी सरकारी अफसर को रोक सकती हैं अगर वो कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है या फिर नाजायज़ तरीके से अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है। पब्लिक वेलफेयर शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशन, अब ये जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन है ये इंश्योर करती है कि हर काम से पहले अवामी फलाह को तरजीह दी जाएगी। मतलब कि कोई भी काम हो रहा है अगर उसमें अवाम की फलाह नहीं है तो वो काम नहीं होगा। इट इकोज द मैग्ना कार्टा सेइंग नो फ्री मैन शैल बी टेकन और इम्प्रिजन्ड और डिसीज्ड और आउटलॉड nor will go to send for him except by lawful judgment of his peers or by law of land। अब ये जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्राइन है ये मैग्ना कार्टा में लिखे गए असूलों की अक्कासी करती है। जैसा कि मैग्ना कार्टा में लिखा गया है कि किसी भी शख्स को बगैर किसी कानूनी फैसले के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही सज़ा दी जा सकती है। द रूल ऑफ लॉ इज़ रूटेड इन कन्वेंशंस कस्टम्स ऑफ द कंट्री, ये जो रूल ऑफ लॉ है इसका कॉन्सेप्ट किसी भी मुल्क के रस्म व रिवाज से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। डाइसी एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ इन 1885। मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस सिंस देन, सो इट इज़ इन डिफरेंट शेप्स ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशंस। अब जो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया उसने कॉन्सेप्ट दिया था 1885 में, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई जिनकी वजह से रूल ऑफ लॉ जो है अब मुख्तलिफ शेप में हमें मिलता है। इसकी कुछ वजूहात जो हैं वो ये हैं। सर्टेन प्रिविलेजेस आर गारंटेड टू ऑफिशियल्स इन यूके थ्रू द पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट 1893। अब 1893 में एक एक्ट बना पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट जिसने यूके में कुछ ऑफिशियल्स को कुछ स्पेसिफिक जो हैं पावर्स दी, प्रिविलेजेस दिए जिनकी बेस पे उनको दूसरे शहरियों से, आम शहरियों से मुख्तलिफ करार दिया गया, यानी वो अब आम शहरियों के बराबर नहीं थे। विद डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट द रोल ऑफ स्टेट हैज़ एक्सपेंडेड। इट गेव पावर्स टू एडजुडिकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हु समटाइम डिसाइडेड द केसेस। अब ये जो फलाही रियासत का तस्वुर है इसके डेवलपमेंट के बाद रियासत का जो काम है, जो उनका किरदार है वो भी एक्सपेंड हो गया। इसलिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को कुछ पावर्स दी कि वो बाज़ औक़ात केसेस में डिसीजन ले सकते हैं और वो आवाम की फलाह के लिए काम कर सकते हैं। इन एमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय एग्जेक्टिव, कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एग्जेक्टिव जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश टुडे। रूल ऑफ लॉ का अब किरदार क्या है ब्रिटिश में? रूल ऑफ लॉ इन रिसेंट डेज बेस्ड इन फॉलोइंग आइडियाज अकॉर्डिंग विद लॉ। फर्स्ट क्या है कि कोई भी काम जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी डन इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ प्रेफर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कम्युनिटी रेदर देन एनार्की।
अब ये रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जितने भी काम हो रहे हैं स्टेट में, वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर हो, पीस हो, ना कि बदअमनी और इंतशार हो। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आई राइट टू पर्सनल फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट इटीसी। अब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। जैसा कि राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ पब्लिक मीटिंग्स है, प्रोटेस्ट है, जितने भी राइट्स हैं वो कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस, गवर्नमेंट मस्ट बी कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी गवर्नमेंट जितने भी काम करेगी वो लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। जैसा कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली फॉर देयर एक्ट्स एंड इंडिविजुअली एज वेल, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जो भी किया है वो जवाबदेह हैं, इज्तमाही तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। रेवेन्यूज आर आल्सो कलेक्टेड थ्रू सैंक्शंस ऑफ लॉ, जितने भी टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज हैं और दूसरे महसूलात हैं वो सारे लॉ के अकॉर्डिंग जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है आर्मीज। रूल ऑफ लॉ कंट्रोल आर्मीज। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ये आर्मी को भी कंट्रोल करेगा। इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ, नो वन शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर समथिंग रॉन्गफुली डन बाय हिम, यानी किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने कोई गलत काम ना किया हो। हर कोई लॉ की नज़र में बराबर है। ऑफिशियल एंड सिटीजन्स, अब जितने भी ऑफिशियल्स हैं या आम शहरी हैं वो सब इस तरह से ट्रीट किए जाएंगे कि जैसे वो सेम एक ही लॉ के अंडर सब्जेक्ट हैं एंड शुड हैव टू अंडरगो सेम लीगल प्रोसेस एंड पनिशमेंट, और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उनको सेम लीगल प्रोसेस के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ क्या है। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, जैसे कि सबको पता है पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है। एंड इन पाकिस्तान दिस सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी, और सॉवरेनिटी जो है वो किसकी है, हाकमियत अल्लाह ताला की है। ऑल लॉज मेड इन पाकिस्तान आर अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, जितने भी लॉज पाकिस्तान में बने हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, कुरान, अल्लाह की किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं। नो लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना विच इज़ क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन में ये बात साफ तौर पर बयान की गई है कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। लास्ट पे है जी कंक्लूजन। रूल ऑफ लॉ इज द बेडरॉक ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय एग्जेक्टिव्स। रूल ऑफ लॉ इज मोस्टली बिलीव्ड टू बी अ मॉडर्न concept which is the gift of democracy. However, it is something which is fundamental to very basic idea of good governance. अब ये जो रूल ऑफ लॉ है ये हुकूमत चलाने की बुनियाद है, इसके बगैर हुकूमत जो है वो सही तरीके से और मुनसफाना तरीके से नहीं चल सकती। अब ये इंश्योर करता है कि कोई भी सरकारी अफसर जो है या फिर कोई हुक्मरान है वो अपने इख्तियारात का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। बहुत से लोगों को लगता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक जदीद तस्वुर है जो कि डेमोक्रेसी या जमहूरियत की वजह से जो है वो नजर आया है, लेकिन बेसिकली ये जो है ये एक फंडामेंटल रूल है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। मुख्तसरन ये कि कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा है, लॉ की नज़र में सब बराबर हैं और सबसे बालातर जो है वो कानून है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा कि रूल ऑफ लॉ एग्जैक्ट में होता क्या है और डाइसी ने इसके बारे में क्या कहा, इसके मेरिट्स के बारे में, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, और इसके डाइसी ने कौन से असूल बयान किए हैं वो सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।